अमेरिका में चल रहे एक मेगा युद्धाभ्यास में इन दिनों भारतीय नौसेना के जवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। नौसेना का अत्याधुनिक P-8I विमान रिमपैक युद्धाभ्यास के लिए इन दिनों अमेरिका के हवाई में मौजूद है। रिमपैक को दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास माना जाता है। सात समंदर पार ये हिंदुस्तान की ताकत की उड़ान है। अमेरिका में हिंद की नौसेना का ये P-8I विमान भारत की शक्ति का प्रमाण है। अमेरिका में इन दिनों दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों की नौसेना मिलकर एक मेगा युद्धाभ्यास रिमपैक 2024 को अंजाम दे रही है। रिमपैक का पूरा नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। ये युद्धाभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास है। यूएस पैसिफिक फ्लीट की मेजबानी में कुल 29 देशों की नौसेना के जवान इस युद्धाभ्यास में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में 27 जून तक चल रहे युद्धाभ्यास में अलग अलग देशों के कुल 2500 जवान शामिल हैं। भारतीय नौसेना इस युद्धाभ्यास में अपने अत्याधुनिक सर्विलांस विमान P-8I के साथ शामिल हुई है। अमेरिका में 5 हफ्ते तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसैनिकों को दूसरे देशों के जवानों का हुनर परखने का मौका भी मिल रहा है। रिमपैक युद्धाभ्यास का मकसद हिंद प्रशांत की समुद्री सीमाओं को महफूज बनाना है। इस अभ्यास के दौरान नौसेना के जवान युद्ध जैसे हालात में दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त करने का अभ्यास करते हैं। समंदर के साथ साथ इस अभ्यास में नौसैनिक जमीन पर भी अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हैं। बदलते दौर में युद्ध की चुनौतियां भी बदली हैं, लिहाजा इस अभ्यास में अब साइबर एक्सरसाइज को भी शामिल किया गया है। रिमपैक की शुरुआत 1971 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर की थी, लेकिन वक्त के साथ इसमें शामिल होने वाले देशों की संख्या बढ़ती गई। अमेरिका की अगुवाई में हो रहे रिमपैक 2024 में इस बार अमेरिका के साथ भारत, साउथ कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया के देश, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और 7 यूरोपीय देश भी शामिल हैं। रिमपैक युद्धाभ्यास में सेनाओं को जल, थल और नभ में अपनी शक्ति को परखने का मौका मिलता है। इसमें समंदर के युद्ध के दौरान एंटी सबमरीन वारफेयर की तैयारी भी की जाती है। अमेरिका के समंदर में 1 अगस्त तक चलने वाला ये युद्धाभ्यास भारत के लिए बेहद अहम है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना को दूसरे देशों की सेना के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस खबर की जिसे दुश्मनों में बेचैनी है। अरब सागर से हिंद महासागर के बीच के समुद्री क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने नई तैयारियां की है। भारत सरकार अब लक्षद्वीप में नए मिलिट्री बेस बनाने जा रही है, जिसके जरिए आसपास के पूरे क्षेत्र में देश की सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे समुद्र सुरक्षित होगा, साथ ही इलाके में पर्यटन बढ़ेगा। लक्षद्वीप के ये बेहद खूबसूरत समुद्री इलाके हिंदुस्तान की शान हैं। भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में मौजूद ये द्वीप समूह अपने कुदरती सौंदर्य से देश विदेश के सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहा है। न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों के सैलानी भी अनूठे प्राकृतिक माहौल का मजा लेने यहाँ पहुँचने लगे हैं। वहीं अब सामरिक नजरिए से भी भारत के समुद्री क्षेत्र की अहमियत काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि सरकार ने अब इस इलाके में फौजी ढांचा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। खबर है कि सरकार ने लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई अड्डों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये एयरबेस लक्षद्वीप के मिनिकॉय और अगात्ती द्वीपों में बनेंगे। मिनिकॉय द्वीप पर नए एयरबेस की स्थापना की जाएगी, जबकि अगात्ती द्वीप में मौजूदा हवाई क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। लक्षद्वीप में मिलिट्री बेस का प्रस्ताव सेना के तीनों अंगों की ओर से दिया गया था। लक्षद्वीप के एयरबेस से अब अरब सागर और हिंद महासागर के बीच
हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों की उड़ान होगी तो दुश्मन कांप उठेंगे। बताया जा रहा है कि समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर निगरानी के लिए भारत यहां अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। खबर है कि पाकिस्तानी नौसेना के साथ मिलकर चीन इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इस तरफ चीन की हर नापाक चाल को काम करने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है और यहाँ ज्यादा असरदार तरीके से सक्रिय होने का फैसला किया है। भारत सरकार के एक्शन प्लान के मुताबिक लक्षद्वीप में एयरबेस का इस्तेमाल लड़ाकू और परिवहन विमानों के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ से लंबी दूरी के ड्रोन भी उड़ान भर सकेंगे। इसका फायदा ये भी है कि यहाँ से अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक के इलाके में समुद्री डकैती और तस्करी की घटनाओं पर भी नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। इस मिलिट्री एयरबेस परियोजना का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। वहीं वायुसेना के अलावा थल सेना, नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड भी यहाँ के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इनका इस्तेमाल कमर्शियल उड़ानों के लिए भी किया जाएगा। लक्षद्वीप खासतौर से इस साल मालदीव भारत विवाद के बाद तब और ज्यादा चर्चा में आ गया जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ का दौरा किया और इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अब नए एयरबेस बनने से इस इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों की सामरिक पकड़ मजबूत होगी, साथ ही साथ पर्यटन को भी पंख लगेंगे। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब खबर नौसेना की एक रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। ओमान के पास डूबे ऑयल टैंकर से 8 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया। नौसेना ने इसके लिए आईएनएस तेग को इस रेस्क्यू मिशन पर भेजा था। इस ऑयल टैंकर के 16 चालक सदस्यों में से 13 भारतीय हैं। हालांकि अभी बाकी भारतीयों की तलाश लगातार जारी है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तेग में महफूज ये भारतीय अब राहत की सांस ले रहे हैं। ओमान के पास समुद्र में एक ऑयल टैंकर पलटने से चालक दल के सभी 16 सदस्य लापता हो गए थे। इनमें से 13 सदस्य भारत के थे। हादसे का पता चलते ही नौसेना से आईएनएस तेग को रेस्क्यू मिशन पर भेजा। नौसेना का एक एयरक्राफ्ट आसमान से मिशन रेस्क्यू की निगरानी कर रहा था। कई घंटों की मशक्कत के बाद नौसेना ने 8 भारतीयों समेत कुल 9 लोगों का रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू किए गए लोगों में श्रीलंका का एक नागरिक भी शामिल है। सोमवार को दुबई की हमरिया पोर्टे से रवाना होने के बाद ओमान के पास यह ऑयल टैंकर समंदर में पलट गया था। टैंकर पर कोमोरोस का झंडा लगा था और ये अदन पोर्ट की तरफ जा रहा था। चालक दल में भारतीयों की मौजूदगी की खबर मिलते ही नौसेना ने फौरन आईएनएस तेग को ओमान की तरफ रवाना कर दिया। नौसेना का युद्धपोत अब बाकी भारतीयों की तलाश में जुटा है। उम्मीद की जा रही है कि बाकी सभी भारतीयों की भी जल्द ही वतन वापसी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश से नदी और बरसाती नाले उफान पे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ के हालात एक जैसे हैं। तेलंगाना में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। सब तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। ऐसे में वहां के एक शहर में सैलाब के बीच कुछ लोग फंस गए। इन फंसे हुए लोगों को सड़क के रास्ते बाहर निकालना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को मदद के लिए बुलाना पड़ा। फिर मदद के लिए पहुंचा एक हेलीकॉप्टर पानी से घिरे मकानों के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद एक रस्सी के जरिए वहां फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। वहीं केरल के वायनाड में भी बारिश और पानी की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। मगर बिना राशन पानी के ज्यादा दिन घरों में कैद रह पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही एक मकान में फंसे लोगों का खुदाई करने वाली मशीन के जरिए रेस्क्यू किया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में मकान पे एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ नजर आई। मदद के लिए तुरंत जेसीबी मशीन को बुलवाया गया। जेसीबी मशीन के खुदाई करने वाले हिस्से को छत तक पहुंचाया गया। फिर उस पर चढ़ा एक बचाव कर्मी बच्चे को लेकर आया। बाद में बच्चे की मां को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें तेलंगाना के भद्राद्री कोथागुडेम जिले की हैं। यहाँ पेड्डावेगु डैम से अचानक पानी छोड़ जाने से 30 लोग बाढ़ में फंस गए।
आप देख सकते हैं डैम के पानी ने हर तरफ कब्जा कर लिया है और लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। इन मुश्किल हालात में एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 2 हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे 30 लोगों को एयरलिफ्ट किया। पानी से घिरे इस घर की तस्वीरें केरल के वायनाड जिले की हैं। यहाँ पानामारम, थालापुज़ा और पेरिया के निचले इलाकों के लोगों को बाढ़, बारिश और जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। इस घर के चारों तरफ मानो पानी का पहरा है, निकलने का कोई रास्ता नहीं, लिहाजा इस परिवार को यहाँ से निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा। देश का बड़ा हिस्सा इन दिनों भारी बारिश का सामना कर रहा है। मॉनसून के दिनों में जलभराव कोई नई समस्या नहीं, लिहाजा रेस्क्यू एजेंसियां भी पूरी मुस्तैदी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने के साथ ही उन्हें राहत भी पहुंचा रही है। तेलंगाना के भद्राद्री कोथागुडेम से अपूर्वा और वायनाड से शिबी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं आम बजट की। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं। बजट से आम लोगों को और खासों को क्या उम्मीदें हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बजट में क्या उम्मीद आपको लग रही है? तीसरा टर्म है सरकार का, मोदी सरकार का, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि अभी जो इस पे मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ज्यादातर काम करे और बहुत ज्यादा फोकस लगाए, वो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको। पिछले 3-4-5 साल में जो चीज सबसे ज्यादा चेंज हुई है यूथ के अंदर, वो उनका माइंडसेट हुआ है। बीइंग अ जॉब सीकर टू बीइंग अ जॉब गिवर की तरफ जो यूथ का माइंडसेट गया है, नहीं मुझे जॉब गिवर बनना है, मुझे Tier 1, Tier 2, 3 सिटीज के अंदर जॉब की प्रोडक्शन करनी है, चाहे अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, एक चीज मैं चाहता हूँ जो इंट्रोड्यूस की जाए, दैट इज स्किल बेस्ड रिजर्वेशन। उस चीजों के लिए हर स्टेट का अपना अपना रेगुलेशन कमेटी तो रहता ही है, जिसमें से उनको इंडस्ट्री ट्रेनिंग और इन चीज़ों के लिए थोड़ी बहुत फंड अलग से निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो 15-20 सालों से वही रहा जा रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बदलते आ रही है, वो काम करने की तकनीकें और इंडस्ट्री में मशीनरी चेंज हो रही है। इसका अगर आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवा दें तो वो आगे जाके तरक्की कर पाएंगे। हिसाब से जैसे अभी मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि स्किल बेस्ड हमें लर्निंग आगे बढ़ानी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि एआई जो है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ टाइम से, और वो कई लोगों के लिए बहुत थ्रेट भी बन गया है, जिनको वो एआई ढंग से यूज करना नहीं आता, उनकी जॉब्स भी जा रही है बिकॉज ऑफ एआई। बट हम इसको कम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो करे वो स्कूल से ही एआई के क्लासेस अगर इंट्रोड्यूस कर दे, क्लासेस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दे, जो कि हम स्टार्टिंग से एआई के बारे में लर्न करें, उसे रेगुलेट करना जाने, ताकि आगे जाके हम इंडस्ट्री और जो एजुकेशन है उसके बीच का गैप, जो स्किल गैप है जो एआई क्रिएट कर रहा है, उसे हम कम कर सकें। स्कॉलरशिप जो है उसका अगर और ज़्यादा बढ़ जाए, स्कॉलरशिप का परसेंटेज अगर बढ़ जाए लोगों के सामने, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे स्कूल में हो कॉलेज में हो, तो आई गेस जो रूरल में भी है स्टूडेंट, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे, तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा। वी कैन से कि हम लोग का भी एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो शायद मे बी आफ्टर 5 years 15 to 20% बढ़ जाएगा। हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस तरह से सरकार के कर्मचारी जो होते हैं उनको 60 साल की रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशन मिलती है, इस तरह 60 साल की रिटायरमेंट के बाद किसान को भी 10,000 रुपए की पेंशन सरकार इस बार बजट में देने का काम करे, जिससे किसान जब बुजुर्ग हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, उसके कमाने की उसकी स्थिति नहीं रहती है। ठीक है, उसी को देखते हुए कि भाई जब 60 साल किसी ने बुजुर्ग हो जाएगा तो सरकार 10,000 रुपए महीने की पेंशन देने का काम करे। किसानों का भला हो। डाई का कट्टा 900 रुपए का है, वेट कम कर दिया गया, पहले 50 किलो का था 5 किलो का कर दिया गया। किसानों के बारे में सोचें ज्यादा से ज्यादा, और किसानों के बच्चों के बारे में सोचें। बेरोजगारी आए दिन बढ़ती जा रही है, इस पर काम करे सरकार। सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, पर बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ा दी जा रही है। हाँ, उसमें भी दिक्कत हो रही है। अगर किसी के यहाँ 2 बच्चे हैं तो उसको फिर फीस भी उस हिसाब से, एक है तो भी दिक्कत हो रही है। घर का भी राशन पानी सब महंगा हो रहा है, तो सैलरी भी बढ़ाना चाहिए। 300 रुपए लेके जाओ सब्जी के लिए तो पता भी नहीं चलता है कि 2-3 दिन की मात्र सब्जी आती है। टमाटर 120 रुपए किलो, दाल के दाम एकदम से बढ़ गए हैं। गैस की भी यही हालत है। बस यही उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार कुछ तो इस सब चीज के विषय में सोचे। जनता मर रही है, किराएदार किराया बढ़ रहा है, वो अलग से मर रहे हैं बेचारे। जिसकी कम तनख्वाह है वो उस बजट में क्या कर सकती है भाई? वो सब्जी किस हिसाब से खाए, दाल किस हिसाब से खाए? अरहर की दाल बढ़ा, चने की दाल बढ़ा,
रसोई गैस बढ़ा, तो उसमें राहत देनी चाहिए। और शहर में तो जो आ गई हैं तो चलो ठीक है, अपने से हाथ पैर कुछ मार रही तो थोड़ा बहुत इनकम हो जा रहा है उनका, और बाकी सब हस्बैंड पे ही डिपेंड है। तो कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं, तो कहाँ से हो पाएगा। तो बजट में ये तो मतलब इनको वो करना चाहिए, बजट में तो कुछ कमी करनी चाहिए ना। बजट बना रहे हैं, बनाएंगे या तो उसको थोड़ा बहुत वो करना चाहिए ना, तो हम लोग को भी राहत मिल जाए। सर मोदी जी की जो सरकार है उसने अब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बड़ा अच्छा काम किया है, रेलवे में बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ अपकमिंग बजट की, तो थोड़ा सा एक मिडिल क्लास में जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रियल एस्टेट के जो कॉस्ट हैं, इट्स गोइंग वेरी हाई, जो एक आम आदमी पहुंच से बहुत बाहर जा रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन का जो कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई, उसको थोड़ा फोकस कर सकते हैं। पहले टैक्स रेट होम लोन का रेट कम हुआ था, लेकिन ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। डिमांड भी बढ़ रही है, हम समझ रहे हैं कि होम महंगे हो रहे हैं, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो मिडिल क्लास की रेंज में आए। अभी जैसे नोएडा एनसीआर में हम देखें तो हमारी मिडिल क्लास की रेंज से आउट ऑफ बहुत आगे हो चुके हैं, तो उसमें हम कुछ रिलीफ देख रहे हैं। सामान्य आदमी, एक सामान्य व्यापारी जो साल में मान लीजिए 50 लाख का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का व्यवसाय करता है, वो बेचारा 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो अपने सीए को ही दे देता है। तो वो थोड़ा सा कंप्रेस करके उनको इजी करने की जरूरत। आज की अगर आप महंगाई दर को देखें, इन्फ्लेशन रेट को देखें, तो मुझे लगता है 8 लाख या 10 लाख मिनिमम वाला स्लैब आपका होना चाहिए, जिससे एक मिडिल क्लास आदमी कम से कम अपना घर, अपने 2 बच्चों की पढ़ाई, इसके हिस्से में जो खर्च लगता है उतना तो कम से कम टैक्स में से बचत करके कर सके। क्योंकि आज आप देखते हैं 2 बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो औसतन आप साधारण से विद्यालय में पढ़ाएंगे तब भी आपको 40 से 50 हजार रुपए एक क्वार्टर का कम से कम लगता है। मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो अगर 50 हजार क्वार्टर दे रहा है, 2 लाख रुपए तो उसने एजुकेशन का दे दिया। चलिए बात करते हैं ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की। इस भंडार के भीतरी कक्ष को कल खोल दिया गया। हाई पावर्ड कमेटी के 11 सदस्यों ने रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया। साथ ही वहां रखे सोने, चांदी और कीमती जेवरात को बाहर निकाल लिया गया। इन सभी को मंदिर परिसर में एक सुरक्षित जगह रखा गया है। अब इन सभी कीमती चीजों की गिनती होगी। करीब 4.5 दशक के बाद जगन्नाथ के खजाने की गिनती हो रही है। खजाने की गिनती के दौरान पुरातत्व विभाग जगन्नाथ के रत्न भंडार की मरम्मत करवाएगा। यानी खजाना गिनने और रत्न भंडार की मरम्मत के दौरान कई दिलचस्प और चौंकाने वाली चीजें देखने और सुनने को मिल सकती हैं। सुरंग को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन्हें लेकर भी रत्न भंडार के भीतर गई टीम ने बड़े खुलासे किए हैं। क्या है सुरंग को लेकर बड़ी बातें, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कल रत्न भंडार से जुड़ी क्या कुछ खबरें बाहर आई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पुरी में भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर में बने रत्न भंडार का ताला खुल चुका है। लेकिन भगवान के खजाने में आखिर कौन कौन से रत्न हैं, किस तरह के आभूषण, गहने और जवाहरात हैं, इसके बारे में जानने की उत्सुकता लोगों में बरकरार है। क्योंकि अभी उन तमाम सामग्रियों का लेखा जोखा बाकी है जो महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार में मौजूद हैं। I told all the valuables which were there in the inner Ratna Bhandar were shifted to the new one, and the safety and security of the new strong room is also there is a SOP in place. And after the shifting, the Archaeological Survey of India will do the necessary conservation works, post which these valuables will again be taken back to the Vitar Ratna Bhandar and the inventarization will take place. रत्न भंडार की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति के सदस्य गुरुवार 18 जुलाई को शुभ मुहूर्त में सुबह 9:51 पर इसके अंदरूनी हिस्से में गए और करीब 7 घंटे तक वहां की स्थिति का मुआयना किया। इसके बाद वहां 4 अलमारी और 3 संदूक में मौजूद सामग्री को अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जहाँ ताला नहीं था उसको भी खोला गया। एक करके अलमीरा का संपत्ति एक अलमीरा को ले लिया गया। जो बाहर कुछ खुला हुआ संपत्ति था, वार मटेरियल कुछ था उसमें, तो उसको सेपरेट पैकिंग करके हम लोग ने
उसको भी नंबर देके सीरियल करके सब फिर पुनः उसको लेके पुनः नहीं, उसको लेके जो टेम्परेरी रत्न भंडार बना है उसमें रख दिया। रत्न भंडार के अंदरूनी भाग को वैसे तो 14 जुलाई को ही खोला जा चुका था और वहां नया ताला लगाया जा चुका था, लेकिन उस दिन समय की कमी के कारण 18 जुलाई को फिर से जांच समिति के सदस्य वहां पहुंचे और हालात का गहराई से जायजा लिया। समिति का जोर अब इस बात पर है कि रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से की मरम्मत हो, पुख्ता पड़ताल हो और इससे जुड़ी अफवाहों पर विराम लगे। लोगों का मन में कुछ संदेह फैला दिया गया है कि और कोई भंडार है, हो सकता है, हमको मालूम नहीं, लेकिन ये कहाँ पे रिटिन नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं करता है भगवान का और कोई भंडार है। फिर भी क्योंकि ये कोई 4 से 10 दिन के बाद एक हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि सरकार को लिखेंगे, सरकार अगर अनुमति दे कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया हम उसको अनुशीलन करेंगे, प्रयोग करेंगे, अगर कुछ मिल गया तो उसी दिशा में जाएंगे। उच्च स्तरीय जांच समिति का कहना है कि सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही रत्न भंडार की सामग्रियों का हिसाब किया जाएगा। लिहाजा इस काम में अभी कुछ और समय लग सकता है। रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से को 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। दावे किए जाते हैं कि मंदिर में रत्न भंडार के अलावा 51 भंडार हैं जिन्हें आज तक नहीं खोला गया है। ये भी कहा जाता है कि मुगलों ने लूट के इरादे से मंदिर पर 18 बार हमला किया, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए। दावा किया जाता है कि मंदिर में गुप्त सुरंग के रास्ते पुजारी संदूकों, खजाने और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लेकर सुरंग के रास्ते कहीं और निकल जाते थे। हालांकि जांच समिति रत्न भंडार को लेकर लग रही अटकलों से साफ इनकार करती है। हमने अलमीरा हटाया, पुराना जो रत्न भंडार है उसका अलमीरा हटाया। लोगों का जो सोच था कि या दिमाग में कुछ घुस गया था, कुछ लोग घुसा रहे हैं अभी यूट्यूब में घुमा के कि वहाँ पे सांप है, वहाँ पे ये है, फलाना है, तो उसको दूर करने के लिए हमने, या सुरंग है, इसको दूर करने के लिए हमने पूरे वीडियोग्राफी किया। वॉल पोजीशन में भी हमको कोई कुछ एक अशरफा, कॉकरोच या एक आंट, पिंपड़ी या एक झिटपिटी, कोई भी कुछ नमूना नहीं मिला। बहरहाल अभी ये माना जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में कई रहस्य छिपे हैं और सबसे बड़ा रहस्य तो रत्न भंडार में मौजूद सामग्रियों से ही जुड़ा है, जिनकी गणना होने पर ये पता चल सकेगा कि आखिरकार इस मंदिर के खजाने की हकीकत क्या है। पुरी से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक वक्त था जब शहरों में छोटे थिएटर वहां की पहचान हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स का दौर आया और छोटे सिनेमा घर या तो बंद हो गए या फिर गुमनामी में खो गए। अब यूपी सरकार ने इन छोटे थिएटर्स को नया जीवन देने का मिशन हाथ में लिया है। सरकार ने बंद पड़े और खस्ताहाली से जूझ रहे सिनेमा हॉल्स के लिए कई तरह के राहत पैकेजेस की घोषणा की है। पुराने दिन, सुहाने दिन, यादों की कश्ती में गुजरे वो निराले दिन, 90 के दशक को याद करें तो सिनेमा घरों की अलग ही तस्वीर जहन में उतरती है। सिंगल स्क्रीन के वो छोटे सिनेमा हॉल याद आते हैं। मल्टीप्लेक्स की दौड़ में वो तस्वीरें कईयों के लिए धुंधली हो चुकी हैं तो कईयों ने देखी ही नहीं है, लेकिन फिल्मों से हमारा दशकों पुराना प्रेम यूं ही बरकरार है। इसे लेकर यूपी सरकार ने शानदार पहल की है, जिससे सिनेमा घरों को बचाने के साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। फिल्में अब सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स से होते हुए OTT पर उतर चुकी हैं। ऐसे में सिनेमा घरों से जुड़े रोजगार खत्म होने की कगार पर हैं। यूपी सरकार इसी को बचाने की कवायद में जुटी है। नई सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के निर्माण के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। सिनेमा घरों में सिटिंग लिमिट में छूट दी जाएगी। ऐसे में निवेशक बड़े की जगह छोटे सिनेमा हॉल भी स्थापित कर सकेंगे। बंद हो चुके छोटे सिनेमा घरों को फिर से खोलने के लिए सब्सिडी या वित्तीय सहायता दी जाएगी। नए मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य में 39 जिलों में कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है, 10 जिलों में सिनेमा हॉल भी नहीं है।
सिनेमाघरों को बढ़ावा देने की नई योजना का मकसद राज्य में एंटरटेनमेंट के लिए एक विकल्प तैयार करना है और साथ ही रोजगार को भी रफ्तार देना है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र बीड के आशी तहसील के स्कूल जाते बच्चों की तस्वीरें जो मुश्किलों में आपको मुस्कुराती दिखेंगी। कीचड़ के बीच चलकर स्कूल पहुंचने वाले बच्चों के दिल में दर्द तो है, पर हौसला उससे कहीं ज्यादा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी सुनेगी और हालात बदल जाएंगे। रेलगाड़ी की चाल में चलते ये बच्चे पहली नजर में आपको मस्ती करते दिखेंगे, लेकिन इनकी इस मस्ती के जरिए इनकी जिंदगी की कश्ती भी आगे बढ़ रही है। दरअसल हकीकत ये है कि मुसीबत भरी इस जगह पर खेलते कूदते और मस्ती करते हुए ये बच्चे अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाने में जुटे हैं। आवाजाही का ये रास्ता भले ही खस्ताहाल है, लेकिन हंसते हंसते ऐसी मुश्किलों से गुजरना इनका शगल बन चुका है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड के आष्टी तहसील की हैं, जहां पर लोग 70 सालों से कीचड़ के बीच से यूं ही गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन हाल जस का तस बना हुआ है। कीचड़ के बीच स्कूल जाते इन नन्हे पांवों को बचाने की पेरेंट्स सारी कवायतें करते हैं, लेकिन सफर लंबा है, इसलिए बच्चों को भी कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। शाळेत जाताना चिखलात पाय फसतात, मग चपला तुटतात, चपला आणायला पैसे येत नाहीत। 4 वर्ष झालं मी अशा चिखलात शाळेत जाते। लई चिखल झाल्यामुळे आम्हाला वडिलांना बोलावं वाटतं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कीचड़ भरे रास्तों के चलते इन्हें तमाम दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। उम्मीद है गांव वालों के साथ इन बच्चों की गुहार भी जल्द सरकार तक पहुंचेगी, ताकि बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सकें और गांव दूसरी जगहों से अच्छी तरह कनेक्ट हो सकें। योगेश काशिन, बीड, महाराष्ट्र, गुड न्यूज टुडे। छब्बीस जुलाई 1999 हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज वो तारीख है जिसे भारतीय सेना की जांबाजी, पराक्रम और बहादुरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। अब से चंद दिनों बाद 26 जुलाई को 25वां विजय दिवस मनाया जाएगा, जब पूरा देश अपने वीर सपूतों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देगा। गुड न्यूज टुडे भी आपको शहीदों को नमन करने का मौका दे रहा है। आप अपना संदेश हमें भेजें, हम उन्हें GNT पे दिखाएंगे। 25 साल पहले वीरता और शहादत की वो दास्तां आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में दर्ज है। हिंद के रणबांकों की जाबाजी के वो किस्से आज भी हर दिल में जोश पैदा करते हैं। करगिल की उस गौरव गाथा को याद कर हर हिंदुस्तानी का सीना आज भी फख्र से ऊंचा उठ जाता है। करगिल की वो दास्तां अमिट थी, अमिट है और रहेगी। वो साल था 1999 और तारीख थी 26 जुलाई, जब करीब 84 दिनों तक चली जंग के बाद करगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर शान से लहराया था तिरंगा। करगिल की जंग पाकिस्तान के विश्वासघात का नतीजा थी। ठंड के दिनों में पाकिस्तानी सेना ने करगिल की पहाड़ियों में चुपके से बंकर बना लिए थे। 3 मई 1999 को करगिल को लेकर पाकिस्तानी घुसपैठियों से जंग छिड़ गई। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल में लड़ी गई इस जंग का पटाक्षेप 26 जुलाई को हुआ। इस दिन टाइगर हिल और दूसरी पहाड़ियों पर भारतीय सेना का पूरा कब्जा हो गया था। इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए थे। देश के इन्हीं वीरों की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को ये दिन करगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन करगिल युद्ध के नायकों की बहादुरी और वीरता को भी श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के आगे अपनी जान की भी फिक्र न की।
गुड न्यूज टुडे देश के इन वीर सपूतों को नमन करने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का आपको भी मौका देता है। करगिल विश्व दिवस पर शहीदों के नाम अपना संदेश भेजें। हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 7699958686। हम आपके संदेश को GNT पर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको किसी महान शख्सियत की कही बातें बताते हैं। डालते हैं नजर आज के विचार पर। स्टीव जॉब्स ने कहा है कि महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप करें उसे पहले पसंद करें। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब सोमवार को। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए।